हेलो एवरीवन। तो मैं हूं अमित रंजन और इस सेशन में आज हम बात करेंगे कि आप लोगों के एग्जाम जो होने वाले हैं, जैसे गेट का आपका एग्जाम होगा या फिर IIT JAM 23 का एग्जाम दोगे या फिर आप कोई से भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो जो कि आपका MCQ बेस्ड या फिर जैसा भी क्वेश्चन आपका होने वाला है, तो उस एग्जाम को देने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। मतलब ये मान के चल लो कि दिस विल बी योर, आपका यहां पे हो गया कि आपका लास्ट में टिप्स आपके लिए क्या क्या होने चाहिए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे उन चीजों को आप मैनेज कर पाओगे। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप एग्जाम जो है एटलीस्ट मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे अच्छी मार्किंग जो है वो आप लेके आ सको। तो उन सारे टॉपिक्स के बारे में आज इस सेशन में बात करेंगे। तो उससे पहले यार आपको दिखा देता हूं यहां पे कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है इस सेशन में अगले 10-15 मिनट तक, कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको कैसे रीच करना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है, ठीक है, आपको क्या कैरी करना है और क्या कैरी नहीं करना है, नोट्स और फॉर्मूला शीट इसके बारे में बात करेंगे। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद, जब आपकी एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, और साथ में ऑल्सो विल डिस्कस कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इस एजेंडे के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगले 10-12 मिनट आप जरा ध्यान से आराम से सुनना और ट्राई करना हर चीज को फॉलो करने की। एकदम टेस्टेड मेथड है, ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए इससे, ठीक है ना, कि हमने इसके बारे में बात करी क्लास में भी। तो क्लास में जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट वगैरह देने में इन चीजों का यूज किया था उनके लिए डेफिनेटली ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहा है। तो हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब जाने से पहले या जाने के बाद जो भी है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यार उससे पहले अनअकैडमी पे आप हमारे फ्री क्लासेस जो है वो एक्सेस कर सकते हो। सिंपली इस QR कोड को स्कैन करो और फिर अगर कोड मांगे तो कोड डाल देना लाइव MIT10 जो यहां पे आपको दिख जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो उस कोड का यूज करो और फिर आप हमारे क्लासेस जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्लासेस जो अटेंड कर सकते हो। देखो कि कैसे हमारे क्लासेस हो रहे हैं, यूजर इंटरफेस कैसा है, क्या क्या चीजें कैसे पढ़ा रहे हैं, आपका कंटेंट क्या आपको टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे एजुकेटर जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लो वहां पे पहले जाके कि क्लासेस कैसे हो रही हैं और कैसे नहीं हो रही है। हाँ, मुझे पता है कि सर एग्जाम तो होने वाला, तो फिर कैसे, तो देखो यार ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम अच्छा हो गया और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा हो, बट इन केस अगर आपका पेपर खराब चला गया तो फिर उसके बाद आपका कैसा, मतलब क्या, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो फिर आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। तो आपके प्रिपरेशन को हम लीड करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके उन चीजों को भी आप बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो आराम से, ठीक है। देखो यार सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। आप लोगों के एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन होगा, ठीक है। आप एग्जामिनेशन सेंटर का एक दिन पहले पता कर लो कि भाई यही एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। देखो होता क्या है कि कभी कभी जैसे बड़े सिटीज में आप जाते हो ना, तो बड़े सिटीज में क्या होता है, सेम एग्जामिनेशन सेंटर के नाम से आपको 2-3 जगह दिख जाएगा, है ना, कि सेम मतलब एक ही तरह के आपके नाम देखेंगे, आपको नाम दिखेंगे और एड्रेस भी आपका एक ही तरह का रहता है ऑलमोस्ट। तो प्लीज इस चीज को कंफर्म कर लेना कि आपका जो सेंटर है वो वही है जो आप देख रहे हो, कि हाँ भाई इसी, मतलब आपको बेसिकली ऐसा करना है कि आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो कंफर्म कर लेना है कि भाई मेरा एग्जामिनेशन सेंटर ही है। अगर आप ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, ठीक है, कि अगर आपको 300-350 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक अगर ट्रैवल करना है तो उस केस में प्लीज ट्राई टू रीच द एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो जिस सिटी में आपका एग्जाम है कोशिश करना कि वहां पे एक दिन पहले पहुंच जाओ, आराम से होटल ले लो या फिर लॉज ले लो या फिर जो रिलेटिव है उनके यहां पे जाके आप रुक जाओ। इंश्योर कर लो कि आपका जो आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर मतलब जहां पे आपको जाना है वो वही है जहां पे आपका एग्जाम है। ये बात होगी कि प्लीज पहला काम आपको यही करना है। अच्छा, इसके साथ देखो आपकी तैयारी जो ना बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपका स्किन ड्राई है, ठीक है, होंठ आपके फटे हुए हैं। तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखना। जो पेन आप लेके जा रहे हो उस पेन को कभी भी, देखो ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में वहां पे पेन प्रोवाइड किया जाता है, बट इन केस अगर प्रोवाइड ना किया जाए, आप अपने साथ जो पेन कैरी कर रहे हो वो पेन बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना कि पेन को थोड़ा सा चला के उसको थोड़ा सा फ्री कर लो, क्योंकि देखो इससे फर्क पड़ जाता है। शुरू के कुछ मिनट में अगर आपका नया पेन है तो वो चलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है उसमें। अगर आपको सेंटर पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर आपको पेन प्रोवाइड किया जा रहा है तो मेक श्योर कि उस पेन को थोड़ा सा आप पहले, जो आपका पैड होगा, ठीक है, जो पैड वहां पे प्रोवाइड किया जाता है उस पैड पे थोड़ा सा चला के आप उस पेन को फ्री कर लो, ताकि जब आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो तो फ्रीली आपका वो पेन चले। इस बात का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद फिर जो आपकी आईडी है, देखो बहुत सारे सेंटर्स ऐसे होते हैं जहां पे आधार कार्ड जो आप प्रिंट आउट करके लेके जाते हो ना, जो स्कैन करके आप लेके जाते हो, तो वो वैलिड नहीं मानते। वो क्या करते हैं, फिर आपको भेज देंगे कि जाओ दूसरा आधार कार्ड जो वो लेके आओ। मतलब दूसरा आधार कार्ड इन द सेंस कि आप दूसरे जगह से प्रिंट करवा के ले आओ, अच्छे तरीके से प्रिंट करवा के ले आओ, ये सारी चीजें हो जाती है। तो मेक श्योर अगर आपका आधार कार्ड जो है आधार ऑफिस से अगर ओरिजिनल आया हुआ है तो प्लीज आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेके ही जाना। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है इन केस, तो फिर आप कोई दूसरा वो आईडी प्रूफ जो है वो लेके जाना, जैसे आपका वोटर आईडी हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है क्लियरली वहां पे मेंशन होना चाहिए। नाम वही हो जो आपके एडमिट कार्ड में है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वोटर आईडी में जो नाम होता है और आपके जो मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो नाम होता है उसमें कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। तो आप वही आईडी कैरी करो जिसमें आपका नाम जो है और वोटर आईडी नाम जो है और डेट ऑफ बर्थ आपका क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से मेंशन हो। इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। अच्छा, बात करते हैं, देखो अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है, अगर इन केस अगर आपको जैसे ट्रैवल करना पड़ रहा है, उस केस में मेक श्योर कर लेना कि बहुत सारे नोट्स पोथा पोथी लेके आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जाना है। आपको वही कैरी करना है, जैसे आपका एक छोटा सा फॉर्मूला शीट हो गया, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट है, फॉर्मूला शीट के 3-4 पेजेस जो है बस आपको वो कैरी करते हुए अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, ठीक है। बैग वगैरह अगर आपके साथ कोई है, ठीक है, कोई अगर आपके पेरेंट्स वगैरह कोई अगर आपके साथ जा रहे हैं तो आप बैग कैरी करो। अदरवाइज दूसरे केसेस में अगर आप अकेले जा रहे हो उस केस में आप एक चीज का ध्यान रखना कि बैग वगैरह कैरी मत करना, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि उसको रखने का झंझट हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है वो इस चीज की गारंटी नहीं लेगा कि आपका बैग जो वो सेफ है या नहीं है। तो मेक श्योर कर लेना इस चीज का भी कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो फिर आप बैग कैरी करो, और पेरेंट्स वगैरह अगर कोई आपके साथ नहीं है, पेरेंट्स दोस्त कोई भी आपके साथ नहीं है, तो बैग कैरी करने से बचना। उस केस में सिर्फ एक पेन, ठीक है, उसके बाद आपका एक आईडी प्रूफ, और उसके बाद फिर फॉर्मूला शीट जो वो कैरी करना। बाद में फॉर्मूला शीट को वहीं पे फेंक दो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये चीजें होगी जो आपको कैरी करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला शीट के बारे में आपको बता दिया मैंने कि फॉर्मूला शीट में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आपको लगे कि नहीं हम टाइम के साथ इसको भूल सकते हैं, तो फॉर्मूला शीट में अगर वही सिर्फ फॉर्मूले तो उनको कैरी करके जाना, ठीक है। सारे फॉर्मूला शीट कैरी करके ले जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूले हैं उनकी लिस्ट को ही आप वहां पे कैरी करोगे, इस बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अनअकैडमी पे भाई नया बैच जो है CSIR नेट के लिए या फिर गेट के लिए नया बैच जो है 4 फ़रवरी से स्टार्ट हो गया है, जिसमें 3 एजुकेटर मिलकर आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज आप इसको एग्जाम के बाद बेसिकली एक बार देख लेना कि ठीक है, अगर आपका एग्जाम खराब गया इन केस और आपको लगता है कि नहीं 1 साल ड्रॉप लेके हमें प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, तो फिर आप इस बैच को जो है बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे भी ऑफर चल रहा है 10 से लेकर 15 फरवरी तक कि आपको 20% का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। आपको हर सब्सक्रिप्शन पे 20% का ऑफ मिलेगा और साथ में 4 मंथ का आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। अगर आप नेट CSIR नेट जो 23 को टारगेट कर रहे हो तो फिर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके साथ 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो फ्री है और प्राइस पड़ेगा 12,970 रुपए। अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हो, फॉर दैट केस आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और इसके साथ 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो आपको फ्री दे दिया जाएगा और प्राइस जो होगा दैट विल बी 16,212 रुपीज ओनली। कोड यूज करना LiveMIT10 जो आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, इस कोड का यूज करना और सब्सक्रिप्शन जो है इसको आप अवेल कर सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा, अगली बात होगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पे आप घुस जाओगे, अंदर चले जाओगे, फिर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है और टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। चाहे आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जैम का एग्जाम दे रहे हो, दोनों ही केस में इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो आपके पास जो अलॉटेड टाइम होगा दैट विल बी ऑफ 3 आवर्स, ठीक है। आपके पास जो अलॉटेड टाइम है दैट इज ऑफ 3 आवर्स, मतलब आपका हो गया 180 मिनट्स का आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखोगे कि स्टार्टिंग के जो 10 से 15 मिनट होंगे, इस टाइम में आपको एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। शुरू के 10 से जो 15 मिनट होंगे उसमें आपको एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। तो भाई क्या करना है इस टाइम पे, तो शुरू के जो 10 से 15 मिनट होंगे इसमें आप टाइम दोगे, जितने भी आपके जो 60 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को आप शुरू से लेकर आखिरी तक रीड करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन 10 से 15 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में से किन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि जैसे देखो ऐसा होता है ना कि आप जैसे किसी क्वेश्चन को आपने रीड करा, आपको लगेगा कि यार हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ये क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा है कि हम कर लेंगे इसको, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपने पढ़ा ही नहीं होता है,
ठीक है, ऐसे 10-15 क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना और पहले 10-15 मिनट में आपको उन क्वेश्चंस को बिल्कुल अलग कर लेना है कि मेरे को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपने क्वेश्चंस को रीड करा, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, जितने भी आपके पास क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे, अल्फा, बीटा एंड गामा कैटेगरी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस सेशन का, ध्यान रखना। अल्फा कैटेगरी में कौन से क्वेश्चन डालने, आपने जो शुरू के 10-15 मिनट आपने क्वेश्चंस पढ़े, उन 10-15 मिनट में आपको आइडिया लग गया कि भाई ये जो क्वेश्चंस है जिनको बस हम देख के आराम से कर सकते हैं, मतलब इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो मेरे को बहुत अच्छे से पता है, हम इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको क्या करोगे आप, अल्फा कैटेगरी में डाल दोगे। अल्फा कैटेगरी में आपको वो सारे क्वेश्चन डालने हैं और ये आप अपने नोट पैड में ना लिख के रखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो मेरे को बहुत अच्छे से आता है और मेरे को इनको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले। तो भाई ऐसा है कि अल्फा कैटेगरी में आप उन सारे क्वेश्चंस को डाल दोगे, उन क्वेश्चंस के नंबर को लिख लोगे जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है। ओके फाइन। गामा कैटेगरी में आपको उन क्वेश्चंस को डालने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, आपने पढ़ा ही नहीं है। और इस बात का ध्यान रखोगे, गामा कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनको थ्रू आउट द एग्जाम 3 घंटे में आपको इसको देखना भी नहीं है, इन क्वेश्चंस को बिना देखे आपको साइड छोड़ देना है। ठीक है, तो गामा कैटेगरी में वो सारे क्वेश्चन होंगे जिनको आपको टच तक नहीं करना है, इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। उसके बाद बीटा कैटेगरी में वो सारे क्वेश्चंस आपको डालने हैं जिसमें आप अगर थोड़ा सा अपना माइंड लगाओगे कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा अगर हम ये करेंगे, मतलब अगर दिमाग लगाएं तो शायद वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो उन सारे को आप अपने बीटा कैटेगरी में डाल दोगे। ठीक है, ये काम आपको करना है। अच्छा, अब भाई ये हो गया। अच्छा, 10 से 15 मिनट मैंने आपको स्टार्टिंग का बता दिया। उसके बाद आखिरी के जो 10 से 15 मिनट होंगे, मेक श्योर कि आखिरी से 10-15 मिनट में भी आप एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। आपने आखिरी के 10 से 15 मिनट में एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। ये जो 10 से 15 मिनट होंगे आखिरी वाले, इसमें आपको सिर्फ जितने आपने कैलकुलेशंस कर रखे हैं या जितने भी आपने डेरिवेशंस के फॉर्म लिख रखे हैं उनको आप दोबारा से कंफर्म करोगे कि भाई मैंने जितना अटेम्प्ट किया वो अटेम्प्ट मेरा सही है या नहीं है। ठीक है, बात समझ आएगी कि आपको आखिरी के 10 मिनट में आपको एक भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट किए आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार चेक करना है कि जिनको आपने टिक किया वो कैलकुलेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जितने कैलकुलेशंस आपने नोटपैड में कर रखे हैं उन सारे कैलकुलेशंस को आपको दोबारा से यहां पे रीचेक करना है। अच्छा, एक बात और, जब आप कैलकुलेशन करोगे, हम बहुत बार ऐसा करते हैं ना कि जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो अपना जो हमारा जो पैड होता है उस पैड में हम क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते। जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो, जिनके कैलकुलेशंस आपने नोटपैड में कर रखे हैं, अपने पैड में कर रखे हैं, उन पैड में सबके नंबर्स लिख के रखोगे और उन नंबर्स के साथ आपको सारे क्वेश्चंस को दोबारा से रीचेक करना है कि जितने कैलकुलेशंस हैं वो मैंने सही कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। ठीक है, ये बात होगी आपकी। इसका मतलब क्या होगा कि 10 से 15 मिनट और आखिरी के 10 से 15 मिनट, मतलब लगभग आधा घंटा आपको इस काम में देना है। बाकी बच गए, मतलब आपके लगभग कितने हो गए, 30 मिनट इसमें घटा, तो मतलब लगभग आपके 150 मिनट हो गए। तो इन 150 मिनट्स में ही आपको सारे क्वेश्चन जो आपने अल्फा और बीटा कैटेगरी में डाल रखे हैं, आपको उन्हीं 150 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज का। अच्छा, बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा सर इतना टाइम बचेगा कैसे? देखो, ये टाइम तो बचाना ही पड़ेगा आपको। देखो, ये 150 मिनट जो है ना, क्योंकि देखो ऐसा है कि 180 मिनट में आपने गामा कैटेगरी वाले सारे क्वेश्चन तो निकाल दिए, क्योंकि उनको करना ही नहीं है आपको। अगर करना ही नहीं है, मान लो कि इसमें अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चंस भी आ गए, अगर 10 क्वेश्चंस आपके गामा कैटेगरी में आ गए, तो आउट ऑफ 60 क्वेश्चन आपके पास बचे तो 50 क्वेश्चन है ना। उन 50 क्वेश्चन में से अगर 10 से 15 क्वेश्चन, या मान लो कि 15 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन अगर आपका अल्फा कैटेगरी में डाल रखे हैं, है ना, जो फॉर्मुला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, या फिर जिसमें डायरेक्ट लिखा होगा कि इसका मोमेंटम क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप यहां पे आपने डाल के रखा हुआ है, तो भाई देखो, ये जो क्वेश्चन होंगे आपसे अगर 15 क्वेश्चन है तो इनको करने में हार्डली 20 मिनट का टाइम लगना है। अगर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस अगर आते हैं अल्फा कैटेगरी क्वेश्चन, तो ऐसा होता है कि इनको करने में सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगना है। ठीक है, तो बाकी कितना बच गया भाई? 150 में से 20 मिनट आपके चले गए, मतलब आपका बच गया लगभग 130 मिनट। तो 130 मिनट में भाई बीटा कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें मैं मान के चल लूं कि आपने 30 से 40 क्वेश्चन भी डाल के रखे हुए ना, तो 30 से 40 क्वेश्चन जो है 130 मिनट में बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना और टाइम को इसी तरीके से आपको मैनेज करना है। अच्छा, एक बात और, देखो, कोई भी क्वेश्चन चाहे गेट का हो चाहे जैम का हो, किसी भी क्वेश्चन को करने में अगर आपको 5 से ज्यादा मिनट का टाइम लग रहा है,
4-5 मिनट किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मोर देन इनफ होगा। अगर आपको उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन को कभी भी ईगो पे नहीं लेना है। एकदम बिल्कुल ये नहीं करना कि भाई ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं हो रहा। आपको कुछ नहीं करना। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उन क्वेश्चन को लीव करो और आगे चलते बनो। अगले क्वेश्चन को सीधा अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अच्छा किन क्वेश्चंस पे आपको तुक्के मारने है ना, कि मतलब होता है ना कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन पे हमें तुक्का मारना होता है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन अगर आपका 1 मार्क का कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर आपका कोई 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपके पास 2 मार्क्स के आपके एमएसक्यू क्वेश्चन रहेंगे दोनों एग्जाम में। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 2 मार्क्स का एमएसक्यू हो गया और उसके बाद फिर 2 मार्क्स के एमसीक्यू भी होते हैं आपके, 2 मार्क्स के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे, 1 मार्क के आपके एनईटी टाइप के क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क के आपके एनईटी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। देखो एमएसक्यू, एनईटी और एनईटी ये जो पार्ट रहेगा, यहां पे आप तुक्के मार सकते हो। अगर थोड़ा बहुत अगर ये हुआ तो यहां पे आप तुक्के मार सकते हो, क्योंकि यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का मार के आगे निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बात होगी कि 2 मार्क और 1 मार्क का एमसीक्यू। देखो 1 मार्क के एमसीक्यू प्रॉब्लम्स जो होंगे उनमें आप तुक्के मार सकते हो, लेकिन तुक्के मारने की एक ही कंडीशन होगी कि अगर आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, जैसे अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी, अगर इनमें से आप किसी भी 2 ऑप्शन को फॉर श्योर अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो, अगर किसी 2 ऑप्शन को आपने अगर श्योर शॉट अगर एलिमिनेट कर दिया, इन दैट केस ओनली जो बाकी 2 ऑप्शन बच गए उनमें आप तुक्के मारना, लेकिन तभी मारना अगर वो 1 मार्क का एमएसक्यू है, सॉरी एमसीक्यू है। ठीक है। लेकिन अगर 2 मार्क का कोई भी अगर एमसीक्यू प्रॉब्लम है तो उसमें गलती से भी आपको तुक्का नहीं मारना है, किसी भी तरीके से आपको उसमें तुक्का नहीं मारना है। इस चीज का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखोगे। ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो आपके जो 2 मार्क्स वाले जो एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होंगे ना, इनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.66 होगी। सबको लगेगा कि यार नेगेटिव कितना जा रहा है, 0.66 तो जा रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 0.66 आपका नेगेटिव इस क्वेश्चन से नहीं जा रहा है। 0.66 नेगेटिव जो है उस क्वेश्चन से जा रहा है जिसको आपने सही करके रखा हुआ है। ठीक है। तो अल्टीमेटली तो टोटल नेगेटिव में -2.66, इस बात का आप ध्यान रखते हुए करोगे। समझ गए ना, कि अगर एक क्वेश्चन आपने एमसीक्यू का अगर 2 मार्क का एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपके नेगेटिव -2.66 हो जाएंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी आपने उम्मीद कर रखी होती है कि हाँ भाई इससे मतलब यहां इससे मैं मार्क्स ले सकता हूं, बट अगर उससे मार्क नहीं मिलेगा तो जो क्वेश्चन आपने सही कर रखा है वहां से आपके 0.66 मार्क्स जो है आपके नेगेटिव में चले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए प्लीज आप तुक्के मारना या जो भी करना। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट का आपको मैंने बता दिया। देखो ये मेथड जो है मैंने बच्चों को बोल रखा है, बहुत पहले से बोल रखा है, और ये मेथड जो है ये बहुत अच्छे से उनके मॉक टेस्ट वगैरह में ये मेथड बहुत अच्छे से काम आता है। ठीक है। बच्चों के मार्क्स काफी बढ़े हैं इन मेथड का यूज करके, जो मैंने अल्फा बीटा गामा टेक्निक जो है आपको बताया। ठीक है। तो इस टेक्निक का यूज करो और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दो। All the best for your GATE exam on 11th Feb and all the best for JAM exam on 12th of Feb। ठीक है। तो मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।